Assalamu alaikum, dear students. We have started our discussion on pronouns. In the previous class, we discussed the first 5 types of pronoun. हमने subject pronoun, object pronoun, reflexive pronoun और emphatic pronoun को डिस्कस किया है. आज हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे relative pronoun से, फिर उसके बाद हम indefinite pronoun, reciprocal pronoun और demonstrative pronoun को डिस्कस करेंगे. ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और थोड़े से ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए ट्रिकी भी है. सो दैट इज़ वाई यू पीपल नीड टू हैव ग्रेटर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. देखिए हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो 5 है. ये हमारे पास है हु, whom, whose, which and that. ये 5 हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस है. लेट्स सपोज इफ आई राइट अ सेंटेंस, मैं कहता हूं कि आई मेट ज़बी डैश इज अ कंप्यूटर ऑपरेटर. दूसरा सेंटेंस मैं लिखता हूं कि आई मेट ज़बी डैश आई अप्रिशिएट अ लॉट. तीसरा है कि I met Zabi dash father is a teacher. Next is I bought a cat dash is expensive, and I bought a book dash is expensive. Let's suppose हमारे पास ये 5 sentences आए हैं. Sentence number 1 is I met Zabi dash is a computer operator. Sentence number 2 is I met Zabi dash I appreciate a lot. Sentence number 3, I met Zabi dash father is a teacher and I bought a cat dash is expensive. And last sentence is I bought a book dash is expensive. And let's suppose we have got these 5 options. हमने इन 5 sentences में इन 5 words को जो है वो करेक्टली पुट करना है. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये समझे कि हमारे पास ये जो हु, हुम और हुज है, इनको नॉर्मली हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं. हमारे पास जो हु, हुम और हुज है, वैसे हम इनको और भी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, लेकिन हम ईटा के लेवल की बात कर रहे हैं. सो ट्राई टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हु, हुम और हुज इनको नॉर्मली हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, विच को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और दैट को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं. हु, whom and whose, these 3 pronouns are normally used for human beings. Which pronoun is used for animals and that pronoun is used for non living things. वैसे ये which और that आप इसको interchangeably भी यूज़ कर सकते हैं. By interchangeably using we mean कि अगर आप which की जगह पर that लगाए और that की जगह पर which लगाए तो फिर भी ये आपके लिए क्या होगा, ठीक होगा. यानी अब आप यहाँ पर देखते हैं कि I bought a cat, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, cat is basically an animal, that is why the right option is going to be which. Similarly I bought a book, अब book हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक non living thing है, and whenever we get some non living thing we have to put pronoun that in that sentence. इस वजह से हम कहते हैं कि I bought a cat which is expensive and I bought a book that is expensive. अब अगर मैं कहूँ कि I bought a cat that is expensive and I bought a book which is expensive, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास ठीक होगा. लेकिन बेहतर बात ये होगी कि आप एनिमल के साथ which लगाए और नॉन लिविंग थिंग के साथ that लगाए. फिर नेक्स्ट आपके पास हम आते हैं द रिमेनिंग 3 प्रोनाउंस हु, हुम और हुज. अब हु हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, हुम हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है और हुज हमारे पास पॉजिटिव केस है. लेकिन ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं कि ये हमारे पास सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है या पॉजिटिव है. आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको सेंटेंस में पुट करना है. सो हाउ विल यू बी पुटिंग इट करेक्टली इन द सेंटेंस. तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जाम्पल पॉइंट बताता हूँ, और वो ये है कि जब आपके पास हु आता है तो इसके बाद नॉर्मली आपके पास वर्ब आता है. जब आपके पास हु आता है हु, तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके पास वर्ब आता है.
जब आपके पास whom आता है, whom, तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपके पास pronoun आता है. After whom we get a pronoun and after whose हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास noun आता है. Who के बाद हमारे पास क्या आएगा? Who के बाद हमारे पास वर्ब आता है और whom के बाद हमारे पास प्रोनाउन आता है और whose के बाद हमारे पास नाउन आता है. Now if you look at these sentences, I met Zabi, dash is a computer operated. dash के बाद हमारे पास क्या आया है? वर्ब आया है. तो वर्ब से पहले हमारे पास क्या आएगा? जी, वर्ब से पहले हमारे पास आएगा who. वर्ब से पहले हमारे पास क्या आएगा? वर्ब से पहले हमारे पास आएगा who. फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, I met Zabi, dash I appreciate a lot. I हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रोनाउन है और प्रोनाउन से पहले हमारे पास क्या आएगा? जी हाँ, शाबाश. प्रोनाउन से पहले हमारे पास आएगा whom. तो मैं कहूँगा कि I met Zabi, whom I appreciate a lot. फिर तीसरा सेंटेंस देखिए, I met Zabi, dash father is a teacher. अब फादर हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन है और नाउन से पहले हमारे पास क्या आता है? नाउन से पहले हमारे पास whose आता है. तो इस वजह से हम कहते हैं कि I met Zabi, who is a computer operator, and I met Zabi, whom I appreciate a lot. I met Zabi, whose father is a teacher. I bought a cat which is expensive. I bought a book that is expensive. So hopefully अब इसके बाद आप लोगों के जहन में रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेटेड किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी. फिर से मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 5 रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. who, whom और whose इनको हम इंसानों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि which और that, which को हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं और that को हम नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं. फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हमने ये कहा कि who के बाद वर्ब आता है, whom के बाद हमारे पास प्रोनाउन आता है और whose के बाद हमारे पास नाउन आता है. तो ये जिस ऑर्डर से मैंने इसको लिखा है, आपके पास यही सेंटेंसेस आप लोगों के पास पेपर्स में मौजूद हैं. तो आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये देखना है कि ब्लैंक स्पेस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया है वो हमारे पास वर्ब है या वो हमारे पास प्रोनाउन है या वो हमारे पास नाउन है. तो उसके मुताबिक आप इसको जो है वो पुट करेंगे. सो दीज आर बेसिकली वर्ड, दीज आर बेसिकली द रिलेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. इनडेफिनिट का मतलब होता है अननाउन. तो हम जब किसी अननाउन पर्सन के लिए या अननाउन थिंग के लिए या अननाउन प्लेस के लिए जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट मीन्स अननाउन, जिसका हमें पता ना हो. तो अगर हमारे पास एक ऐसा बंदा आ जाए या एक ऐसी चीज़ आ जाए या एक ऐसी जगह आ जाए जिसको हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम उसे कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हमारे पास है समवन, समबॉडी, समथिंग. फिर हमारे पास आ जाएगा एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, देन everyone, everybody, everything, फिर no one, nobody, nothing. और एक हमारे पास एक और भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है, दैट इज़ वन. लेकिन वन पे इंशाल्लाह हम फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है. So if you look at the list, we have got someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody and nothing. पहला पॉइंट, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा आपके पास सिंगुलर वर्ब आएगा. The first point is कि आपके पास जो इनडेफिनिट प्रोनाउन आएगा, आप उसके बाद क्या करेंगे? आप उसके बाद जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. तो मैं कहता हूं कि समवन इज कमिंग. ये आपके पास बन गया है पहला पॉइंट. या इस तरह मैं कहता हूं कि एवरीबॉडी वाज
टॉकिंग। तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास बन जाएंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इनडेफिनिट प्रोनाउन खैर दे भी लोग गुजारा का हुआ खैर। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास जो है वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। फिर दूसरा हमारे पास जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जितने भी इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं इनके दरमियान स्पेस नहीं है। रिमेंबर इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल MCQs आ जाए कि कैन कम इनसाइड डैश कैन कम इनसाइड, और आपके पास ऑप्शन आ जाए एनीवन, और दूसरा आपके पास आ जाए एनीवन, तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एनीवन है ये हमारे पास एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो हम इसके दरमियान किसी किस्म का स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन ये वाला होगा। अब इन सारे प्रोनाउंस पे अगर आप फोकस करते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक इनडिफिनिट प्रोनाउन ऐसा है जिसमें हमारे पास स्पेस मौजूद है, एंड दैट इज नो वन। याद रखें द ओनली इनडिफिनिट प्रोनाउन विद हैविंग स्पेस इन इट इज नो वन। तो जब आपके पास नो वन आएगा आप इसके दरमियान स्पेस को क्रिएट करेंगे। तो अगर आपके पास MCQs आ जाए कि इज अलाउड इनसाइड डैश इज अलाउड इनसाइड, और आपके पास ऑप्शन आ जाए नो वन, और दूसरा आपके पास आ जाए नो वन, तो फिर याद रखिए इसमें ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा, व्हाइल द करेक्ट ऑप्शन विल बी द सेकंड वन, क्योंकि हमारे पास हमने ये कह दिया है कि द ओनली इनडेफिनिट प्रोनाउन विद हैविंग स्पेस इन इट इज नो वन। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अननाउन। अगर आप किसी अननाउन पर्सन, किसी अननाउन प्लेस या किसी अननाउन थिंग की बात कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। हमारे पास ये 13 इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। इन इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आपके पास जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं कि पहला पॉइंट तो ये कि इसके दरमियान स्पेस नहीं है, और दूसरा आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गए हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब रिसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास है ईच अदर और दूसरा हमारे पास है वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर। अगर आपके पास MCQs आ जाएंगे द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट डैश, दूसरा आपके पास आ जाए द टीचर एंड द स्टूडेंट्स लुक्ड एट डैश, आपके पास आ जाए द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट ई डैश एंड द टीचर एंड द स्टूडेंट्स लुक्ड एट डैश, और आपके पास ऑप्शन आ जाए ईच अदर और दूसरा आपके पास आ जाए वन अनदर। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें ईच अदर को हम यूज़ करते हैं टू के लिए, जबकि वन अनदर को हम यूज़ करते हैं मोर देन टू के लिए। जब बंदे हमारे पास दो होंगे दो, तो हम उसके लिए ईच अदर को यूज़ करते हैं, और अगर बंदे हमारे पास दो से ज़्यादा होते हैं तो हम उसके लिए वन अनदर को यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे पास आया है द टीचर, चूँकि हमारे पास ये सिंगुलर आया है इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास एक पर्सन है, और दूसरे में हम कहते हैं कि द स्टूडेंट, तो हमारे पास स्टूडेंट भी एक ही बंदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बंदे हैं। इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सॉरी ईच अदर को यूज़ करेंगे, क्योंकि वी हैव गॉट ओनली टू पर्सन्स, दैट इज़ वाई द राइट ऑप्शन इज द टीचर एंड द स्टूडेंट लुक्ड एट ईच अदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास ये है कि द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म आया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो स्टूडेंट्स है ये एक से ज़्यादा हैं। तो अगर ये एक से ज़्यादा बन गए तो एक तो टीचर है और हमारे पास स्टूडेंट्स भी एक से ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि हमारे पास जो पर्सन आए हैं वो मोर देन टू है। इस वजह से हम यहाँ पर लगाएंगे वन अनदर। तो होपफुली अब आप इस पॉइंट को समझ गए हैं
कि जब हमारे पास 2 persons की बात होगी तो हम उसके लिए ईच अदर को यूज करेंगे, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 persons वी विल हैव टू यूज वन अनदर फॉर इट। अच्छा, यहां पर ये पॉइंट भी नोट करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि द कैप्टन एंड द कोच डिस्कस्ड द इशू विद डैश, और आपके पास आ जाए ईच अदर, दूसरा ऑप्शन आ जाए ईच अदर, द थर्ड ऑप्शन इज वन अनदर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वन अनदर। इस तरह अगर आपके पास आ जाए कि द कैप्टन एंड द प्लेयर्स discussed it with dash, और हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाए each other, फिर दूसरे में हमारे पास आ जाए each other जिसमें हमारे पास स्पेस नहीं है, then we have got one another जिसमें हमारे पास स्पेस है, और चौथा हमारे पास आ जाए one another जिसमें हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए जो है वो कभी कभार पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन बन जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं चौथा ऑप्शन वन अनदर जिसमें हम स्पेस नहीं दे रहे। अब पहले हमने ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस एग्जांपल में हमारे पास बंदे 2 है या 2 से ज़्यादा है। तो एक हमारे पास कैप्टन हुआ, एक हमारे पास कोच हुआ, इसका मतलब ये है कि ये बंदे हमारे पास 2 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन ठीक है, तो फिर ये आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के दौरान पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन बन जाता है। तो याद रखिए आपके पास जो रिसिप्रोकल प्रोनाउन है, आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान स्पेस मौजूद है, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा ये फर्स्ट वन होगा, जबकि सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग आंसर। देन दूसरा हमारे पास है कि द कैप्टन एंड द प्लेयर्स, तो अगर हमारे पास प्लेयर्स आया है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से हम इसके लिए क्या करेंगे, वन अनदर को यूज़ करेंगे। लेकिन कौन सा वाला वन अनदर, वो वाला जिसमें स्पेस मौजूद है या वो वाला जिसमें स्पेस मौजूद नहीं है। तो याद रखें, जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया है कि हमारे पास जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं उनमें हमारे पास स्पेस मौजूद होता है। तो ये आप लोग के लिए जो है वो बन गए हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नीचे आपके पास आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फिर उसको हम दोबारा से एडजेक्टिव में डिस्कस नहीं करेंगे। जिस तरह इससे पहले हमने पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो 4 है। हमारे पास है दिस, दैट, दीज, दोज, और फिर हमारे पास है दिस और दीज, और हमारे पास है दैट एंड दोस। अब दिस और दैट को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और दीज और दोस को हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर का मतलब ये कि इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। इस तरह हम जब कहते हैं कि दीज और दोस्त, तो इसके बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा और इसके बाद हम प्लूरल नाउन भी लगाएंगे। दिस और दीज को हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि करीब होते हैं, जबकि दैट और दोस्त को हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो कि दूर होते हैं। अब मैं कहता हूँ कि दिस इज़ अ मार्कर और मैं कहता हूँ कि दीज आर मार्कर्स। अब जब मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए दिस लगा लिया, जब मैं ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो मैंने उसके लिए दीज लगा लिया। अब अगर ये चीज़ें मुझसे दूर है और ये सिंगुलर है तो मैं कहता हूँ कि दैट इज़ अ चेयर और मैं कहता हूँ कि दोज आर चेयर्स। तो जो चीज़ें करीब होगी उसके लिए दिस और दीज, और जो चीज़ें दूर होगी उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दैट और दोज आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर दे कि दिस और दीज। अब अगर दिस और दैट की हम बात करते हैं कि हम इसको सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ मार्कर्स, गलत होगा। मैं कहता हूं कि दिस आर अ मार्कर, तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास गलत होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहां पर हमने कहा कि दिस और दैट के बाद हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, तो यहां पर हमने सिंगुलर वर्ब तो लगाया है
लेकिन हमने यहाँ पर इसके बाद सिंगुलर नाउन को भी यूज करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो नाउन आया है ये हमारे पास प्लूरल है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास दिस आएगा हम इसके बाद सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे, और इसी तरह हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो ऑल्दो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, लेकिन नाउन जो हमने लगाया है वो प्लूरल है, इस वजह से ये हमारे पास गलत हो जाएगा। द सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाउन तो हमने सिंगुलर लगाया है, लेकिन ये जो वर्ब हमने लगाया है ये हमारे पास प्लूरल है, और हमने इस रूल को डिस्कस किया है कि जब भी हमारे पास दिस आएगा या दैट आएगा तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन लगाएंगे और हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो मैं कहता हूं कि दिस इज मार्कर, तो फिर ये सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हमारे पास ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है दीज दोस। तो दीज और दोस के बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा, और इसके बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा। जब हमारे पास दीज और दोस आएंगे तो हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे और हम इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि दीज आर अ चेयर, तो ये सेंटेंस भी गलत है। अगर मैं कहता हूं कि दीज इज चेयर्स, तो ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने कहा कि दीज के बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा, तो ठीक है भाई, यहां पर तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, लेकिन इसके साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इसके साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। अगर आप दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे पास है कि दीज इज, इसके बाद हमारे पास क्या आया है? इसके बाद हमारे पास सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आया है, तो यहाँ पर हमने प्लूरल नाउन लगाया है, लेकिन रूल के मुताबिक इसके बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा, इस वजह से हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारे पास गलत है। इस सेंटेंस को अगर हम ठीक लिखेंगे तो ये हमारे पास होगा दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। तो अब होपफुली आप इस चीज़ को जो है वो सही तरीके से समझ चुके हैं। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत डिटेल वीडियो दी है, जहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं और आप अपने सारे कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने ये कहा कि दिस और दैट के बाद और दीज और दोज के हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब अगर आप पॉइंट को फोकस करते हैं तो ये पॉइंट हमने कहा कि दिस दैट और दीज और दोज, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये हमारे पास कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। तो देखिए, जब इन 4 वर्ड्स के बाद आपके पास वर्ब आ जाए तो फिर आप इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कंसिडर करेंगे। जब आपके पास दिस, दैट, दीज, दोज, इसके बाद आपके पास वर्ब आ जाए तो आप इन 4 वर्ड्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इन 4 वर्ड्स के बाद नाउन आ जाए तो फिर आप इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 वर्ड्स हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अब आप शायद थोड़े से कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स देता हूं। देखिए, मैं कहता हूं कि दिस इज अ चेयर, मैं कहता हूं दिस चेयर इज न्यू। अभी आप थोड़ा सा इन एग्जांपल्स पे फोकस करें तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, दिस के बाद क्या आया है? इज आया है। इज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। यहां पर दिस के बाद क्या आया है? चेयर आया है। तो चेयर हमारे पास क्या है? नाउन है। तो यहां पर हमने कहा था कि अगर दिस के बाद वर्ब आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इस वजह से इस सेंटेंस में ये दिस हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, दिस के बाद क्या आया है? चेयर। चेयर हमारे पास क्या है? नाउन है। तो जब दिस के बाद नाउन आएगा तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। होपफुली आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज अ गुड बुक। दैट बुक इज गुड। दैट इज अ गुड बुक एंड दैट बुक इज गुड। दैट के बाद क्या आया है? इज हमारे पास वर्ब है। दैट के बाद क्या आया है? बुक। बुक हमारे पास नाउन है। तो जब दैट के बाद वर्ब आएगा ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
अब ये डीपी का मतलब वो वाला डीपी नहीं है, सही है, जो कि आप लोग अपने व्हाट्सएप वगैरह पे डालते हैं, ठीक है, या जिस तरह इमरान जो है वो बड़े अच्छे अच्छे किस्म के डीपीज देता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि डीपी का यहाँ पर मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सही है, और डीए का मतलब है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दैट के बाद हमारे पास वर्ब आया है, इस वजह से ये दैट हमारे पास बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि यहाँ पर दैट के बाद हमारे पास नाउन आया है, इस वजह से ये दैट हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दीज आर गुड क्वेश्चंस, और मैं कहता हूं दीज क्वेश्चंस आर गुड, दीज आर गुड क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस आर गुड। अब देखिए दीज के बाद आया है आर, आर हमारे पास वर्ब है, इस वजह से ये बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि दीज के बाद हमारे पास नाउन आया है, इस वजह से ये दीज हमारे पास बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो अब होपफुली आप इस पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन से दूर हो गए हैं कि हमारे पास यही वर्ड्स कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बनते हैं और कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो दिस दैट दीज दोज ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि इसके बाद हमारे पास क्या आया है, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास इसका टाइप है दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास आ जाएगा हु, हुज, whom, when, why, where, what, which। अब ये लास्ट जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको बड़े गौर के साथ सुने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सही है। और यहाँ पर मैं आपको इतने ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करवा रहा हूँ कि अगर आप इसको सीख लेंगे तो होपफुली आप लोग की किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये तो मैंने एक लिस्ट लिख लिया है, ठीक है। दूसरा लिस्ट हमारे पास है हु, whom, whose, which। तीसरा हमारे पास है which, what। और चौथा हमारे पास है how and what। लिस्ट नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। लिस्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और लिस्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही है, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है और इसको हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से कवर करेंगे ताकि इस पॉइंट को आप समझ जाए। मैं आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हमारे पास मैंने लिखा है इन्हीं से मैंने वर्ड्स निकाले हैं और यहाँ पर मैं इसको रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा हूँ, फिर इन्हीं से मैंने वर्ड निकाले हैं और मैं इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कह रहा हूँ, फिर इसी में से मैंने वर्ड्स निकाले हैं और मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मैं इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी कह रहा हूँ। तो सबसे पहले इस दरमियान वाले स्पेस को हल करते हैं। जब आपके पास ये वर्ड हु, whom, whose and which ये सेंटेंस के मिडल में आ जाए, जब ये 4 वर्ड्स आपके पास सेंटेंस के मिडल में आएंगे तो ये आपके पास बन जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इसको हम किस तरह यूज करते हैं, तो इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास आ जाए कैसा, आयशा, अब्दुल्ला, हु वाज वर्किंग, तो ये हु हमारे पास आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के मिडल में आया है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास बन गए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन पे ज़्यादा डिस्कशन इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपके पास इन वर्ड्स के बाद वर्ब आ जाए, वर्ब, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर हु, हुज, whom, when, why, where, what and which ये आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, कहां पर आ जाए, सेंटेंस के स्टार्ट में, और इसके बाद क्या आ जाए जी, इसके बाद वर्ब आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैं कहता हूं कि हु इज कमिंग,
मैं कहता हूं कि when will they reach। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में भी आया है, ये वाला वर्ड भी सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड हमारे पास आया है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। इस वजह से ये वर्ड हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये वर्ड हमारे पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर मैंने दूसरा लिस्ट लिखा है विच और वर्ड। अगर विच और वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आपके पास जो आ जाए नाउन है तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि विच इज द राइट वे, और मैं आपसे कहता हूं कि विच वे इज राइट। विच इज द राइट वे एंड विच वे इज राइट। ये एमसीक्यूज मेरे ख्याल से आप लोग के 2017 के पेपर में आया हुआ एमसीक्यूज हैं। अब देखिए विच के बाद क्या आया है, इज आया है। इज हमारे पास वर्ब है, तो हमने ये कहा कि अगर विच के बाद वर्ब आ जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये जो विच हमारे पास आया है ये बेसिकली हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पर विच के बाद हमारे पास क्या आया है, वे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नाउन है। तो अगर विच और वर्ड के बाद हमारे पास नाउन आ जाए तो फिर ये विच हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर गलत लिखा था, क्योंकि आपने नॉर्मली यही सीखा होता है कि हमारे पास जब विच आता है तो वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो नहीं भाई, जब आपके पास विच और वर्ड आएगा आपने ये देखना है कि इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी वो आपके पास वर्ब है या वो आपके पास नाउन है। तो अगर इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो आपके पास वर्ब है तो फिर ये आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा, और अगर इसके बाद जो दूसरा वर्ड आपके पास आया है वो नाउन है तो फिर ये आपके पास बन जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और फिर लास्ट जो हमारे पास है हाउ और वर्ड, ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। सो इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर हैविंग डिस्कशन ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो वहां पर हमने हाउ और वर्ड को डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ आ जाए या व्हाट आ जाए, क्या आ जाए, हाउ आ जाए या व्हाट आ जाए, और सेंटेंस के एंड में आपके पास वर्ब आ जाए, तो फिर ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। फिर से सुने, सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ या व्हाट और सेंटेंस के एंड में क्या आया है, सेंटेंस के एंड में आपके पास वर्ब आया है, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। मैं कहता हूं कि व्हाट अ बुक इट इज, व्हाट अ बुक इट इज, या हाउ नाइस अ मैन ही इज, हाउ नाइस अ मैन ही इज। अब देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड, सेंटेंस के एंड में वर्ब, सेंटेंस के स्टार्ट में हाउ, सेंटेंस के एंड में वर्ब, तो इस वजह से ये हमारे पास बन जाएगी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो शायद एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में आप थोड़े से कंफ्यूज हुए हो, लेकिन इस कंफ्यूजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लिस्ट नंबर 1 सेंटेंस के स्टार्ट में और उसके बाद दूसरा वर्ड वर्ब, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पर आते हैं, सेंटेंस के मिडल में आते हैं। फिर ये दो वर्ड्स है आपके पास विच और वर्ड, इसके बाद आ जाए नाउन, तो ये आपके पास बन जाएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और अगर आपके पास आ जाए हाउ और वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में और सेंटेंस के एंड में आपके पास आ जाए वर्ब, तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, ये आपके पास बन जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सो होपफुली अब प्रोनाउंस के बारे में आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।